नमस्कार, आप देख रहे हैं मनी 9। मैं हूं संदीप ग्रोवर और हमारे खास वीकली शो कंपनी नामा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस शो के जरिए हम आपको कॉर्पोरेट्स और स्टार्टअप्स के बारे में सोमवार से शुक्रवार की बड़ी खबरों के साथ साथ विवादों से जुड़ी खबरों के बारे में भी जानकारी देते हैं। तो शुरू करते हैं खबरों से जुड़ा हमारा एक खास शो कॉर्पोरेट से जुड़ी बड़ी खबरों के साथ। पहली खबर, देश की सबसे मूल्यवान कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड यानी RIL की 28 अगस्त को हुई 46वीं सालाना आम बैठक या एजीएम में रिलायंस समूह ने कई अहम ऐलान किए हैं। इस एजीएम में ग्रुप के CMD मुकेश अंबानी ने कहा कि जियो फाइनेंशियल सर्विसेज इंश्योरेंस यानी बीमा कारोबार में दस्तक देगी। कंपनी लाइफ के अलावा जनरल और हेल्थ इंश्योरेंस भी उपलब्ध कराएगी। साथ ही जियो फाइनेंशियल सर्विसेज यानी JFSL और ब्लैक रॉक ने डिजिटल फर्स्ट इन्वेस्टमेंट सोल्यूशन मुहैया कराने के लिए हाथ मिलाए हैं। मुकेश अंबानी ने कहा कि RIL ने पिछले 10 साल में कुल मिलाकर $150 अरब का निवेश किया है। साथ ही जियो एयर फाइबर 19 सितंबर को यानी कि गणेश चतुर्थी के मौके पर लॉन्च होगा। ये घरों में पर्सनल वाईफाई हॉटस्पॉट की तरह काम करेगा और इसके जरिए ग्राहक हाई स्पीड 5G इंटरनेट का लाभ उठा सकेंगे। कंपनी ने अब तक जियो फाइबर से 1 करोड़ ग्राहकों को जोड़ लिया है। इसके अलावा मुकेश अंबानी ने अपने उत्तराधिकार के लिए योजना को औपचारिक रूप भी दे दिया है। इस योजना के मुताबिक मुकेश अंबानी अगले 5 साल तक चेयरमैन के पद पर बने रहेंगे। इस बीच वो अपने बच्चों में लीडरशिप के विकास के लिए मेंटोर की भूमिका में भी रहेंगे। उनकी पत्नी नीता अंबानी ने रिलायंस इंडस्ट्रीज में डायरेक्टर का पद छोड़ दिया है। हालांकि वो रिलायंस फाउंडेशन की चेयरपर्सन बनी रहेंगी। ईशा, आकाश और अनंत अंबानी को रिलायंस के बोर्ड में नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बना दिया गया है। पर एजीएम में रिटेल और टेलीकॉम कारोबार के IPO को लेकर कोई ऐलान ना होने से बाजार को काफी मायूसी हुई और 28 अगस्त को RIL का शेयर करीब 1.25% की गिरावट के साथ दिन के निचले स्तर के करीब और JFSL का शेयर करीब 2% की गिरावट लेकर बंद हुआ था। दूसरी खबर, केशोराम इंडस्ट्रीज की दिवालिया कंपनी बिरला टायर्स को खरीदने के लिए दालमिया भारत रिफ्रैक्टरीज एक कदम और करीब पहुंच गई है। दरअसल एक्सिस बैंक के नेतृत्व वाले 75% से ज्यादा क्रेडिटर्स यानी कर्जदाताओं ने दालमिया भारत ग्रुप के नए प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है, जो कि IBC के 2/3 क्रेडिटर्स की मंजूरी के नियम से काफी ज्यादा है। पिछले एपिसोड में हमने आपको बताया था कि बिरला टायर्स को खरीदने के लिए दालमिया भारत रिफ्रैक्टरीज ने नया डेट रेजोल्यूशन प्लान जमा किया है। नए प्लान के तहत दालमिया ग्रुप ने बिरला टायर्स के करीब 300 करोड़ रुपए के बकाया लोन को चुकाने का प्रस्ताव जमा किया है, जबकि पहले ये प्रस्ताव 100 करोड़ रुपए से भी कम का था। NCLT ने मई 2022 में इस कंपनी के खिलाफ दिवालिया प्रक्रिया शुरू करने की मंजूरी दी थी। आपको बता दें कि बिरला टायर्स कमर्शियल व्हीकल्स और 2 व्हीलर्स के लिए टायर्स की मैन्युफैक्चरिंग करती है, जिसका 2019 में अपनी पेरेंट कंपनी केशोराम इंडस्ट्रीज से डीमर्जर हो गया था और इस कंपनी पर करीब 1100 करोड़ रुपए का कर्ज बकाया है। 29 अगस्त को दालमिया भारत का शेयर 1.25% की बढ़त के साथ बंद हुआ था। तीसरी खबर, गोकुलदास एक्सपोर्ट्स ने अपैरल मैन्युफैक्चरिंग की प्रमुख कंपनी एट्रैको ग्रुप को खरीदने के लिए करार किया है। इस करार के तहत गोकुलदास एक्सपोर्ट्स अपनी सब्सिडरी कंपनियों के जरिए एट्रैको ग्रुप को $5.5 करोड़ की रकम में खरीदेगी। 1986 में स्थापित एट्रैको ग्रुप का दुबई में मुख्यालय है और इस ग्रुप के उत्पाद अमेरिका के साथ साथ यूरोप में भी बिकते हैं। कीनिया में 4 और इथियोपिया में 1 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के जरिए इस ग्रुप की करीब 4 करोड़ गारमेंट्स उत्पादन की सालाना क्षमता है। इस अधिग्रहण के जरिए गोकुलदास एक्सपोर्ट्स को कम खर्च और ड्यूटी फ्री मैन्युफैक्चरिंग लोकेशंस का एक्सेस मिल जाएगा। ये सौदा वित्त वर्ष 2024 की तीसरी तिमाही यानी दिसंबर तिमाही तक पूरा होने का अनुमान लगाया जा रहा है। खबर आने के बाद मंगलवार 29 अगस्त को गोकुलदास एक्सपोर्ट्स के शेयर में 20% का OP सर्किट लग गया था और शेयर $735.35 की नई ऊंचाई पर जाकर बंद हुआ था। चौथी खबर, अमेरिकी इन्वेस्टमेंट कंपनी टाइगर ग्लोबल मैनेजमेंट ने ऑनलाइन फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म जोमैटो में अपनी बाकी बची हिस्सेदारी बेच दी है। 28 अगस्त को हुई ब्लॉक डील में टाइगर ग्लोबल मैनेजमेंट ने जोमैटो के 12 करोड़ 35 लाख शेयर या 1.44% हिस्सेदारी बेच दी है। 91 रुपये 1 पैसे के भाव पर हुई इस बिक्री से टाइगर ग्लोबल को 1123 करोड़ 85 लाख रुपए की रकम मिली है। इस सौदे के बाद टाइगर ग्लोबल जोमैटो से पूरी तरह से बाहर निकल गई है। BSE के बल्क डील के आंकड़े बताते हैं कि मॉर्गन स्टैनले, गोल्डमैन सैक्स, सोसाइटी जनरल, BNP पारिबा, कोटक महिंद्रा म्यूचुअल फंड और एक्सिस म्यूचुअल फंड ने ये शेयर खरीदे हैं। 28 अगस्त को जोमैटो का शेयर 1.5% की मजबूती के साथ 92 रुपये 35 पैसे के स्तर पर बंद हुआ था। 30 अगस्त को खबर आई कि सॉफ्टबैंक ने भी ब्लॉक डील के जरिए जोमैटो के 10 करोड़ शेयर 94 रुपये 70 पैसे के औसत भाव पर बेच दिए हैं। जून 2022 में जोमैटो ने ब्लिंकिट को खरीदा था, जिसे हम पहले ग्रोफर्स के नाम से जानते थे। ब्लिंकिट की खरीद के चलते सॉफ्टबैंक को 83 से 85 रुपए के भाव पर जोमैटो के शेयर मिले थे, यानी कि सॉफ्टबैंक को प्रति शेयर 10 से 12 रुपए का
फायदा हुआ है इस ब्लॉक डील में हुई बिक्री के जरिए। 30 अगस्त को जोमेटो के शेयर की करीब 5.25% की मजबूती के साथ 99 रुपये 70 पैसे के स्तर पर क्लोजिंग देखने को मिली थी। पांचवी खबर, आरआईएल की एजीएम में इंश्योरेंस कारोबार में एंट्री की घोषणा के एक दिन बाद यानी 29 अगस्त को जेएफएसएल के शेयरों में बड़ी ब्लॉक डील हुई, जिसके बाद शेयर में निचले स्तर से शानदार रिकवरी देखने को मिली। मंगलवार को दरअसल जेएफएसएल में 2 बड़ी ब्लॉक डील के जरिए कुल 4 करोड़ 96 लाख शेयरों यानी 0.8% हिस्से के सौदे हुए। इससे पहले 24 अगस्त को मोतीलाल ओसवाल ने भी ब्लॉक डील के जरिए इस कंपनी के 3 करोड़ 72 लाख शेयर खरीदे थे। 29 अगस्त को जेएफएसएल का शेयर एनएसई पर 5% के ऊपरी सर्किट पर बंद हुआ था। 31 अगस्त को खबर आई कि जेएफएसएल का शेयर बीएसई के प्रमुख इंडेक्स से बाहर होगा। वैसे इस शेयर को लिस्टिंग के 3 दिन बाद यानी 23 अगस्त को इंडेक्स से बाहर होना था, पर 5% के 2 लोअर सर्किट लगने की वजह से पहले इसके बाहर होने की तारीख को टालकर 28 अगस्त और बाद में 31 अगस्त की क्लोजिंग तक कर दिया गया था। साथ ही खबर यह भी थी कि बीएनपी पारिबा अपनी रिटेल ब्रोकिंग कारोबार से जुड़ी कंपनी शेरखान में हिस्सेदारी बेच सकता है और इसे खरीदने के लिए जेएफएसएल भी दौड़ में शामिल है। माना जा रहा है कि यह सौदा करीब 4,000 करोड़ रुपए में हो सकता है। 31 अगस्त को जेएफएसएल का शेयर 4.25% की बढ़त के साथ 240 रुपए के स्तर पर बंद हुआ था। छठी खबर, गुरुवार 31 अगस्त को एरोफ्लेक्स इंडस्ट्रीज के शेयर ने बाजार में आगाज किया और लिस्टिंग दमदार अंदाज में हुई। 108 रुपए के इशू प्राइस के मुकाबले एनएसई पर शेयर करीब 76% के प्रीमियम के साथ 190 रुपए के स्तर पर लिस्ट हुआ। वहीं बीएसई पर शेयर की करीब 83% के प्रीमियम के साथ 197 रुपए 60 पैसे के स्तर पर शुरुआत हुई। दरअसल इस शानदार लिस्टिंग के पीछे वजह है आईपीओ को मिला धमाकेदार रिस्पांस। यह आईपीओ कुल 97.11 गुना सब्सक्राइब हुआ था। क्यूआईबी का हिस्सा करीब 195 गुना, एचएनआई का कोटा 126 गुना और रिटेल का हिस्सा करीब 34.5 गुना भरा था। लिस्टिंग के दिन शेयर ने 196 रुपए 35 पैसे का हाई छुआ एनएसई पर। हालांकि क्लोजिंग ऊपरी स्तरों से मुनाफा वसूली के साथ 163 रुपए 60 पैसे पर 51.5% के प्रीमियम के साथ देखने को मिली। सातवीं खबर, 31 अगस्त गुरुवार को सूला वाइनयार्ड्स में 1 करोड़ 6 लाख शेयरों की बड़ी ब्लॉक डील हुई। एनएसई के बल डील के आंकड़े बताते हैं कि वर्ल्ड इन्वेस्ट एशिया ने 484 रुपए 13 पैसे के औसत भाव पर शेयर बेचे हैं, जो कि कंपनी के 12.56% हिस्से के बराबर है। इस तरह इस सौदे की वैल्यू 513 करोड़ रुपए के आसपास बैठती है। इस हिस्सा बिक्री के बाद वर्ल्ड इन्वेस्ट एशिया की कंपनी में हिस्सेदारी घटकर 6.08% हो गई है, जो जून तिमाही के अंत तक 18.64% थी। इस ब्लॉक डील में एचडीएफसी म्यूचुअल फंड, घिसैलो मास्टर फंड, मॉर्गन स्टैनले एशिया सिंगापुर, सोसाइटी जनरल ने 484 रुपए के भाव पर सूला वाइनयार्ड्स के 59,58,000 शेयर खरीदे हैं। इस ब्लॉक डील के बाद 31 अगस्त को सूला वाइनयार्ड्स का शेयर करीब 4.25% की गिरावट के साथ बंद हुआ था। आठवीं खबर, 31 अगस्त गुरुवार को ही मेडप्लस हेल्थ में ब्लॉक डील के जरिए पीआई अपॉर्चुनिटीज फंड 1 या प्रेमजी इन्वेस्ट और लेवेंडर रोज इन्वेस्टमेंट ने अपनी हिस्सेदारी बेची है। एक्सचेंजों पर मौजूद जानकारी के मुताबिक 862 रुपए के औसत भाव पर कंपनी की 12.85% हिस्सेदारी ने हाथ बदले हैं। इस सौदे की वैल्यू 1,319 करोड़ रुपए के आसपास आकी गई है। इस ब्लॉक डील में निपॉन इंडिया म्यूचुअल फंड, गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर, फिडेलिटी फंड्स के इंडिया फोकस फंड्स और स्टेट व्यू कैपिटल मॉरिशस ने मेडप्लस हेल्थ के शेयर खरीदे हैं। इस ब्लॉक डील के बाद 31 अगस्त को मेडप्लस हेल्थ का शेयर 8.5% गिरकर 815 रुपए के स्तर पर बंद हुआ था। नौवीं खबर, देश की सबसे बड़ी ऑटो कंपनी और 3 दशक से पैसेंजर कार सेगमेंट में मार्केट लीडर मारुति सुजुकी अगले 8 साल में अपनी उत्पादन क्षमता को 2 गुना बढ़ाकर 40 लाख यूनिट तक पहुंचाने का प्लान कर रही है। मंगलवार 29 अगस्त को कंपनी की 42वीं एजीएम के दौरान चेयरमैन आरसी भार्गव ने यह घोषणा की। इस क्षमता विस्तार योजना पर कंपनी करीब 45,000 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। मारुति 3.0 नाम की क्षमता विस्तार योजना के तहत ईवी, हाइब्रिड, सीएनजी और एथेनॉल से चलने वाली गाड़ियों पर फोकस करने की बात कही गई। इसके अलावा भार्गव ने यह भी कहा कि वो शेयरधारकों की ओर से दिए गए शेयर विभाजन यानी स्टॉक स्प्लिट के सुझाव को बोर्ड के सामने रखेंगे। 30 अगस्त को मारुति का शेयर 0.25% की बढ़त के साथ 9,790 रुपए के स्तर पर बंद हुआ था। 10वीं खबर, सुनील भारती मित्तल के नेतृत्व वाली कंपनी भारती एयरटेल के अफ्रीका के कारोबार एयरटेल अफ्रीका की सब्सिडरी कंपनी एयरटेल युगांडा लिमिटेड युगांडा का सबसे बड़ा आईपीओ लाने जा रही है। इस आईपीओ के जरिए कंपनी 21.6 करोड़ डॉलर जुटाएगी। ये ऑफर 30 अगस्त को खुलकर 13 अक्टूबर तक चलेगा, जिसका प्राइस 100 युगांडन शिलिंग्स यानी यूजीएक्स तक तय किया गया है। इसकी लिस्टिंग 31 अक्टूबर को होगी। 30 अगस्त को भारतीय एयरटेल का शेयर 1/4% से ज्यादा चढ़कर 858 रुपए 15 पैसे के स्तर पर बंद हुआ था।
11वीं खबर, देश की दिग्गज फार्मा कंपनियों में से एक सिप्ला में प्रमोटर्स की हिस्सेदारी खरीदने के लिए टोरेंट फार्मा पीई कंपनियों और बैंकों के साथ पूंजी जुटाने के लिए बातचीत कर रही है। अक्टूबर की शुरुआत में बाइंडिंग ऑफर जमा करने से पहले कंपनी वॉरबर्ग पिंकस, सीवीसी जैसी पीई फर्म्स के साथ करीब $1 अरब जुटाने के लिए बातचीत कर रही है, जबकि ब्लैकस्टोन और बेरिंग एशिया जैसे दूसरे बिडर्स सिप्ला के बढ़ते वैल्यूएशन के चलते शायद इस सौदे से दूर रहें। पिछले एपिसोड में हमने आपको बताया था कि सिप्ला में प्रमोटर्स की हिस्सेदारी खरीदने की दौड़ में टोरेंट फार्मा भी शामिल हो गई है। अगर ये डील सफल हुई तो साल 2014 के बाद ये फार्मा सेक्टर की सबसे बड़ी डील होगी। सौदा पूरा हुआ तो रेवेन्यू के हिसाब से सन फार्मा के बाद टोरेंट फार्मा देश की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी हो जाएगी। सिप्ला के प्रमोटर्स के पास फिलहाल करीब 33.5% हिस्सेदारी है। 1 सितंबर को सिप्ला का शेयर करीब 1% की मजबूती के साथ और टोरेंट फार्मा का शेयर हल्की गिरावट के साथ बंद हुआ था। 12वीं खबर, एक समय देश की सबसे बड़ी रिटेल कंपनी फ्यूचर रिटेल लिमिटेड यानी एफआरएल के कारोबार को बेचने पर बैंक जल्द फैसला ले सकते हैं। बैंकों ने बोली लगाने वाली कंपनी स्पेस मंत्रा के ऑफर पर वोटिंग की डेडलाइन बढ़ाकर 7 सितंबर तक कर दी है। कंपनी नामा के 74वें एपिसोड में हमने आपको बताया था कि देश के 2 बड़े कॉर्पोरेट घराने एफआरएल को खरीदने की दौड़ से बाहर हो गए हैं। दरअसल फ्यूचर रिटेल को खरीदने के लिए कुल 6 कंपनियों ने अंतरिम राउंड की बोली लगाई थी। 18 मई को खुली बोलियों के मुताबिक एनबीसीसी के पूर्व चेयरमैन अनूप कुमार मित्तल की ओर से स्थापित स्पेस मंत्रा एकमात्र ऐसी कंपनी थी जिसने पूरी कंपनी के टेकओवर के लिए 553 करोड़ रुपए की फाइनल बोली जमा की थी। हालांकि स्पेस मंत्रा का ऑफर इस कंपनी के कुल बकाये का केवल 2.79% हिस्सा है, क्योंकि फ्यूचर रिटेल पर लेंडर्स का कुल 19,773 करोड़ रुपए का बकाया है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि स्पेस मंत्रा के ऑफर में एक शर्त भी है। शर्त यह है कि लेंडर्स का भुगतान कंपनी के एसेट्स की बिक्री पूरा होने के बाद होगा, और अगर एसेट्स की बिक्री नहीं हो पाती है तो स्पेस मंत्रा के पास इन एसेट्स को लेंडर्स को वापस लौटाने का भी अधिकार होगा। इसके अलावा लेंडर्स को फ्यूचर रिटेल के कारोबार को टुकड़ों में खरीदने के लिए 5 और बोलियां भी मिली थी। 1 सितंबर को फ्यूचर रिटेल का शेयर ऊपरी सर्किट पर ₹3 के स्तर पर बंद हुआ था। तो ये थी बीते कारोबारी हफ्ते की कॉर्पोरेट जगत से जुड़ी बड़ी सुर्खियां। लेकिन अब रुक करते हैं कॉर्पोरेट जगत की ऐसी खबरों का जिनमें कोई ना कोई विवाद है, हमारे खास सेगमेंट ऑन द रडार के जरिए। और पहली खबर देखते हैं। ब्राइटकॉम ग्रुप के सीएमडी सुरेश रेड्डी और सीएफओ नारायण राजू ने वीकेंड के दौरान अपने पदों से इस्तीफा दे दिया है। ऐसा इसलिए क्योंकि 22 अगस्त को सेबी ने अपने अंतरिम ऑर्डर में इन दोनों अधिकारियों को किसी भी लिस्टेड कंपनी के बोर्ड में डायरेक्टर या अहम पद होल्ड करने पर अगले आदेश तक रोक लगा दी थी। दरअसल मार्केट रेगुलेटर सेबी ने अपनी जांच में कंपनी के प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट से जुड़ी प्रक्रिया में इरेगुलरिटीज यानी अनियमितता पाए जाने की वजह से सख्ती की थी। इस जांच में रेगुलेटर ने कंपनी को अकाउंटिंग में गड़बड़ियों के अलावा खातों में भी गलत विवरण का भी दोषी पाया था। इस मामले में 23 अगस्त को प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने फेमा नियमों के तहत कंपनी के सीएमडी सीएफओ के घर के अलावा ऑडिटर पी मुरली मोहन राव के घर और दफ्तरों की भी तलाशी ली। इस तलाशी में कंपनी के ऑडिटर के घर पर करीब 12.5 करोड़ रुपए की नकदी और ज्वेलरी हासिल हुई थी। 28 अगस्त को ब्राइटकॉम ग्रुप का शेयर 5% के निचले सर्किट पर ₹19.80 के स्तर पर बंद हुआ था। दूसरी खबर, सीमेंट उत्पादन के कारोबार से जुड़ी कंपनी जेके लक्ष्मी सीमेंट को इस हफ्ते अपने शेयरधारकों से तगड़ा झटका मिला। दरअसल जेके लक्ष्मी सीमेंट के शेयरधारकों ने अन्य कंपनियों के साथ लेन देन की सीमा यानी इंटर कॉर्पोरेट ट्रांजैक्शन लिमिट को बढ़ाकर 10,000 करोड़ रुपए करने के विशेष प्रस्ताव को नामंजूर कर दिया है। 24 अगस्त को हुई कंपनी की एजीएम में इस प्रस्ताव को शेयरधारकों की ओर से सिर्फ 71.1% वोट ही मिले, जबकि कंपनीज एक्ट के नियमों के मुताबिक इस तरह के विशेष प्रस्ताव के पारित होने के लिए न्यूनतम 75% मौजूद मेंबर्स की ओर से पक्ष में वोटिंग की जरूरत होती है। कंपनी ने शेयर बाजार को दी गई सूचना में कहा कि इसमें कंपनीज एक्ट 2013 की धारा 186 के तहत निवेश, उधारी देने, गारंटी देने के लिए कंपनी की तरफ से निर्धारित राशि की सीमा बढ़ाकर 10,000 करोड़ रुपए करने का प्रस्ताव रखा गया था। 28 अगस्त को जेके लक्ष्मी सीमेंट का शेयर करीब 2% की कमजोरी के साथ बंद हुआ था। तीसरी खबर, बीते शुक्रवार यानी 25 अगस्त की शाम को खबर आई कि कैपिटल मार्केट रेगुलेटर सेबी ने अदानी मामले पर सुप्रीम कोर्ट में अपनी जांच रिपोर्ट सौंप दी है। सेबी की ओर से कहा गया है कि अदानी केस के 24 में से 22 मामलों पर जांच पूरी हो चुकी है, जबकि 2 मामलों पर जांच पूरा होना बाकी है। सेबी 2 मामलों पर दूसरी एजेंसियों की रिपोर्ट का इंतजार कर रहा है। इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार 29 अगस्त को सुनवाई हुई थी। सुप्रीम कोर्ट ने पहले सेबी को जांच पूरा करने के लिए 14 अगस्त तक का समय दिया था, लेकिन सेबी ने अतिरिक्त 15 दिन का समय मांगा था। 28 अगस्त को अदानी एंटरप्राइजेस और अदानी पोर्ट का शेयर गिरकर बंद हुए थे। 29 अगस्त को खबर आई कि सेबी की जांच में पता चला है कि ग्रुप ने लिस्टेड कंपनियों के लिए तय डिस्क्लोजर नियमों का उल्लंघन किया है, यानी कि समय पर खुलासे नहीं किए हैं। साथ में विदेशों में रखा गया फंड भी लिमिट से
ज्यादा पाया गया है। हालांकि सेबी ने इस जांच रिपोर्ट को अभी सार्वजनिक नहीं किया है, पर मीडिया रिपोर्ट्स में सूत्रों के हवाले से सेबी की रिपोर्ट से जुड़ी जानकारी सामने आई है। 29 अगस्त को अदानी एंटरप्राइजेस और अदानी पोर्ट का शेयर 2-2% की गिरावट के साथ बंद हुए थे। 30 अगस्त को खबर आई कि प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने मार्केट रेगुलेटर सेबी को अदानी ग्रुप के शेयरों में शॉर्ट सेलिंग से जुड़े मामले में 16 एंटिटीज की ओर से संदिग्ध गतिविधियों यानी सस्पिशियस एक्टिविटीज की जानकारी दी है। इन 16 एंटिटीज में एक घरेलू निजी बैंक के अलावा कुछ एफपीआईज यानी विदेशी संस्थागत निवेशक भी शामिल हैं। गौरतलब है कि ईडी कोई अपराध होने तक पीएमएलए के तहत जांच नहीं कर सकता, लेकिन सेबी के पास इन एंटिटीज के खिलाफ संदिग्ध गतिविधियों के चलते क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन शुरू करने की पावर्स मौजूद हैं। 30 अगस्त को अदानी एंटरप्राइजेस का शेयर हल्की बढ़त के साथ और अदानी पोर्ट का शेयर करीब 0.25% की कमजोरी के साथ दिन के निचले स्तर के करीब बंद हुआ था। 31 अगस्त को खबर आई कि हिंडनबर्ग के बाद अब फिर एक विदेशी संस्था ने गंभीर आरोप लगाए हैं, जिसकी वजह से गुरुवार को शेयर बाजार में ग्रुप के शेयरों में भारी गिरावट देखी गई। ऑर्गेनाइज क्राइम एंड करप्शन रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट यानी OCCRP ने दावा किया है कि गौतम अदानी के परिवार ने अपने ग्रुप की ही कंपनियों में करोड़ों डॉलर का निवेश मॉरिशस के कई अपारदर्शी फंड्स के जरिए किया है। इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि गौतम अदानी के बड़े भाई विनोद अदानी की भूमिका इस मामले में संदिग्ध रही है। हालांकि अदानी समूह ने इन आरोपों को निराधार बताया है, पर इस खबर के चलते गुरुवार 31 अगस्त को अदानी समूह की कंपनियों के मार्केट कैप में 35,624 करोड़ रुपए की गिरावट देखने को मिली और ग्रुप के शेयरों में 4% तक की गिरावट दर्ज की गई थी। चौथी खबर, करीब 4 महीने से बंद पड़ी एयरलाइन गो फर्स्ट की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। कंपनी को विमान लीज पर देने वाली लेसर्स ने आरोप लगाया है कि उनकी जांच के दौरान 2 विमानों के कई पुर्जे गायब मिले हैं। आयरलैंड की लीजिंग कंपनी ASG एयरक्राफ्ट लीजिंग ने कोर्ट को ये जानकारी दी है। कोर्ट ने ASG को विमानों की जांच की अनुमति दी थी और ASG ने कोर्ट को सौंपी अपनी रिपोर्ट में कहा है कि उसे 2 एयरबस A320 विमानों में पुर्जे गायब मिले हैं। 28 अगस्त को जब ये खबर आई तो बॉम्बे बर्मा का शेयर 0.25% की कमजोरी के साथ बंद हुआ था। 29 अगस्त को खबर आई कि कंपनी के एक और लेसर जैक्सन स्क्वायर एविएशन आयरलैंड ने NCLT के फैसले के खिलाफ एनक्लैट में अर्जी दे दी है। इससे पहले 18 अगस्त को इंजन लीज फाइनेंस BV ने भी इस आदेश को चुनौती दे दी थी। 26 जुलाई को NCLT ने गो फर्स्ट को लीज पर दिए गए विमान इस्तेमाल पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। पांचवी खबर, अनिल अग्रवाल के नेतृत्व वाली मेटल एंड माइनिंग कंपनी वेदांता ने सरकार के खिलाफ 1.1 अरब डॉलर का केस जीत लिया है। वेदांता ने अपनी राजस्थान की तेल गैस फील्ड से 9,545 करोड़ रुपए की लागत स्वीकार नहीं करने के मामले में सरकार के खिलाफ मध्यस्थता का केस दाखिल किया था, जिसका फैसला कंपनी के पक्ष में आया है। दरअसल कंपनी ने राजस्थान के ब्लॉक से उत्पादन वाले तेल को इवैक्यूएट करने के लिए एक पाइपलाइन बिछाई थी और इस पाइपलाइन पर हुए खर्च के एक हिस्से को सरकार ने अनुमति देने से मना कर दिया था और कंपनी से अतिरिक्त प्रॉफिट पेट्रोलियम यानी तेल गैस फील्ड से होने वाले मुनाफे के हिस्से की मांग की थी। इस खबर के आने के बाद सोमवार 28 अगस्त को वेदांता का शेयर 2% की तेजी के साथ 238 रुपए के स्तर पर बंद हुआ था। 1 सितंबर को खबर आई कि जॉर्ज सोरोस की ओर से फंडेड दुनिया भर के खोजी पत्रकारों की संस्था ऑर्गेनाइज क्राइम एंड करप्शन रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट यानी OCCRP की नई रिपोर्ट में आरोप लगाया गया है कि वेदांता ने वैश्विक महामारी के दौरान अहम पर्यावरण नियमों को कमजोर करने के लिए गलत तरीके से लॉबिंग की है। OCCRP ने कहा कि भारत सरकार ने सार्वजनिक परामर्श के बिना कुछ परिवर्तनों को मंजूरी दी और उन्हें अवैध तरीकों से लागू किया। पर 1 सितंबर को वेदांता का शेयर करीब 1.5% चढ़कर दिन की ऊंचाई के करीब बंद हुआ था। छठी खबर, कर्ज के बोझ के तले दबी और नकदी की दिक्कत से जूझ रही टेलीकॉम कंपनी वोडाफोन आइडिया के लिए इस हफ्ते एक राहत की खबर आई। राहत की बात यह है कि कंपनी ने अमेरिकन टावर कॉर्पोरेशन यानी ATC की भारतीय इकाई ATC टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड या ATC TIPL को कुल 16,000 में से 8,000 ऑप्शनली कन्वर्टेबल डिबेंचर्स यानी OCDs के भुगतान की डेडलाइन को 18 महीने के लिए बढ़ा दिया है। इससे पहले ये डेडलाइन अलॉटमेंट डेट से 6 महीने यानी 28 अगस्त 2023 की थी। आपको बता दें कि फरवरी 2023 में कंपनी ने ATC TIPL को बकाया भुगतान के बदले में 1,600 करोड़ रुपए के OCDs जारी किए थे। एक अनुमान के मुताबिक वोडाफोन आइडिया पर ATC का करीब 2,000 करोड़ रुपए का बकाया है। 28 अगस्त को VI का शेयर 3.5% की बढ़त के साथ 9 रुपए के स्तर पर बंद हुआ था। सातवीं खबर, जेट एयरवेज के कर्ज समाधान के लिए सफल बोली लगाने वाले जलान कैलरॉक कंसोर्टियम यानी
जेकेसी को बैंकों को किए जाने वाली पेमेंट की शर्तों के लिए एनक्लैट से आंशिक राहत मिली है। कंपनीनामा के पिछले एपिसोड में हमने आपको जानकारी दी थी कि बैंकों ने सोमवार 21 अगस्त को एनक्लैट को बताया कि वो कर्ज चुकाने के लिए जेकेसी को 30 सितंबर तक का वक्त देने के लिए तैयार हैं। यानी कि बैंक 1 महीने की मोहलत देने के लिए तैयार हो गए थे, पर जेकेसी की ओर से सुझाई गई पेमेंट की शर्तों को लेकर दोनों में मतभेद था। जेकेसी की ओर से सुझाई गई शर्तों के अनुसार 31 अगस्त तक 100 करोड़ रुपए की पेमेंट के अलावा 150 करोड़ रुपए की बैंक गारंटी से एडजस्ट किए जाने थे और 100 करोड़ रुपए की बाकी रकम 30 सितंबर तक भुगतान की जाने वाली थी। हालांकि बैंकों ने बैंक गारंटी से एडजस्टमेंट के खिलाफ तर्क दिया था। इससे पहले बैंकों ने जेकेसी को 31 अगस्त तक 350 करोड़ रुपए भुगतान की डेडलाइन दी थी। इस मामले में एनक्लैट ने अपना फैसला 28 अगस्त तक के लिए सुरक्षित रख लिया था। 28 अगस्त को एनक्लैट का फैसला आने के बाद जेट एयरवेज का शेयर 2% गिरकर 67 रुपए के स्तर पर बंद हुआ था। 8वीं खबर, टाटा ग्रुप की एयरलाइन कंपनी एयर इंडिया पर आरोप है कि उसने एयरपोर्ट्स पर स्पॉट चेकिंग की फर्जी रिपोर्ट तैयार की है। एविएशन रेगुलेटर डीजीसीए ने अपनी ऑडिटिंग रिपोर्ट में यह आरोप लगाया है। डीजीसीए की रिपोर्ट में कहा गया है कि एयरलाइन ने 3 स्टेशंस के 13 पॉइंट की स्पॉट चेकिंग रिपोर्ट भेजी है, लेकिन असल में एयरलाइन की तरफ से चेकिंग की ही नहीं गई। डीजीसीए ने कहा कि सीसीटीवी की जांच से ये पता चलता है कि एयर इंडिया ने चेकिंग नहीं की है और इसी जांच के आधार पर डीजीसीए ने एयर इंडिया की हैदराबाद स्थित एयरबस सिमुलेटर फैसिलिटी को निलंबित कर दिया है। मुंबई में भी एक दिन पहले बोइंग सिमुलेटर यूनिट को निलंबित कर दिया गया था। 9वीं खबर, सोमवार 28 अगस्त को खबर आई कि जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेस लिमिटेड यानी जील के एमडी पुनीत गोयनका ने मार्केट रेगुलेटर सेबी के फैसले के खिलाफ सैट में अपील दाखिल की है। कंपनीनामा के 87वें एपिसोड में हमने आपको बताया था कि सेबी ने जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेस के पूर्व चेयरमैन सुभाष चंद्रा और उनके बेटे पुनीत गोयनका के खिलाफ पारित 12 जून के अंतरिम ऑर्डर को बरकरार रखा है। सेबी ने अपने अधिकारियों से कहा है कि इस मामले में जांच 8 महीने के अंदर पूरी की जाए। 12 जून को आए सेबी के फैसले के मुताबिक चंद्रा और गोयनका किसी भी लिस्टेड कंपनी के बोर्ड में या कोई भी अहम मैनेजरियल पोस्ट पर नहीं रह सकते। अगले 8 महीने तक यानी जांच पूरी होने तक कोई भी अहम मैनेजरियल पोस्ट होल्ड नहीं करने के फैसले के खिलाफ पुनीत गोयनका ने अर्जी दाखिल की थी। 28 अगस्त को जी एंटरटेनमेंट का शेयर करीब 1.5% गिरकर 262 रुपए 25 पैसे के स्तर पर बंद हुआ था। इस मामले में सैट की ओर से 30 अगस्त को सुनवाई हुई, जिसमें सेबी को सोमवार 4 सितंबर तक पुनीत गोयनका की अपील पर रिप्लाई करने के लिए कहा गया है और सैट ने इस मामले से जुड़ी अंतिम सुनवाई 8 सितंबर तक के लिए टाल दी है। 30 अगस्त को जी एंटरटेनमेंट का शेयर 0.5% की बढ़त के साथ 266 रुपए 25 पैसे के स्तर पर बंद हुआ था। 10वीं खबर, बीते शुक्रवार यानी 25 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने रुचि सोया इंडस्ट्रीज के फॉरेंसिक ऑडिट को पूरा करने की मंजूरी दे दी। ये वही कंपनी है जिसे अब हम पतंजलि फूड्स के नाम से जानते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने पतंजलि फूड्स के पूर्व मैनेजमेंट से इस प्रक्रिया में सहयोग देने के लिए कहा है। ये ऑडिट रुचि सोया को लोन देने वाले बैंकों का नेतृत्व करने वाले आईडीबीआई बैंक की ओर से की गई शिकायत के चलते किया जा रहा है। बैंकों की ओर से तर्क दिया गया था कि रुचि सोया की ओर से 9,000 करोड़ रुपए के लोन का दुरुपयोग किया गया, गबन किया गया है और इस गबन के बारे में फॉरेंसिक ऑडिट में ही पता चल सकता है। बैंकों ने सुप्रीम कोर्ट से रुचि सोया के पूर्व एमडी दिनेश शाहरा के खिलाफ शुरू की गई अवमानना कार्रवाई को दोबारा बहाल करने के लिए कहा और दावा किया है कि शाहरा के सहयोग के बिना यह ऑडिट पूरा नहीं हो सकता। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में अगली सुनवाई जनवरी 2024 में होगी। 28 अगस्त को पतंजलि फूड्स का शेयर करीब 0.25% की गिरावट के साथ 1248 रुपए 95 पैसे के स्तर पर बंद हुआ था। 11वीं खबर, सुभाष चंद्रा के नेतृत्व वाले एसएल ग्रुप ने जेसी फ्लावर एआरसी के साथ कर्ज भुगतान का समझौता कर लिया है। इस समझौते के तहत कंपनी अगले 7 महीने में 1,500 करोड़ रुपए का भुगतान करेगी, जबकि एसएल समूह पर करीब 6,500 करोड़ रुपए का कर्ज बकाया है, जो कि जेसी फ्लावर्स एआरसी ने येस बैंक से खरीदा था। इसका मतलब यह हुआ कि जेसी फ्लावर एआरसी ने कर्ज की रकम पर 75% का हेयर कट लिया है। आसान भाषा में समझें तो 75% का नुकसान लिया है। सौदे के तहत 15% रकम का भुगतान पहले 30 दिन में होगा और बाकी बची 85% रकम अगले 6 महीने में अदा की जाएगी। इस समझौते के तहत एसएल समूह को अपनी 2 कंपनियों डिश टीवी और जी लन के साथ साथ 3 और संपत्तियों का स्वामित्व वापस मिल जाएगा। खबर आने के बाद 31 अगस्त को जी लन का शेयर करीब 1.25% चढ़कर पर डिश टीवी का शेयर करीब 5% गिरकर दिन के निचले स्तर के करीब बंद हुआ था। चलिए, तो ये थी कॉर्पोरेट जगत से जुड़ी इस हफ्ते की तमाम बड़ी खबरें। आइए बात करते हैं स्टार्टअप स्पेस की। स्टार्टअप अपडेट में और पहली खबर देखते हैं। स्टार्टअप कंपनी जेप्टो यूनिकॉर्न का दर्जा हासिल करने वाली इस साल की पहली स्टार्टअप कंपनी बन गई है। दरअसल जेप्टो ने ताज़ा फंडिंग राउंड में $20 करोड़ की पूंजी जुटाई है। इस फंडिंग राउंड के बाद कंपनी का वैल्यूएशन बढ़कर
4 अरब डॉलर तक हो गया है। किसी भी स्टार्टअप कंपनी का वैल्यूएशन 1 अरब डॉलर या उससे ज़्यादा होने पर उसे यूनिकॉर्न का दर्जा हासिल होता है। ये कंपनी साल 2025 की पहली छमाही तक आईपीओ लाने की भी तैयारी कर रही है। दूसरी खबर, स्टार्टअप्स के वैल्यूएशन में कटौती के लंबे दौर के बाद यूएस की इन्वेस्टमेंट फर्म बैरन कैपिटल की ओर से 2 स्टार्टअप्स के वैल्यूएशन में बढ़ोतरी की गई है। दरअसल बैरन कैपिटल ने 3 बड़े स्टार्टअप्स स्विगी, पाइन लैब्स और बायजूस के वैल्यूएशन में बदलाव किए हैं। बैरन कैपिटल की ओर से जारी जून तिमाही की रिपोर्ट में स्विगी और पाइन लैब्स के वैल्यूएशन में बढ़ोतरी की गई है, वहीं बायजूस के वैल्यूएशन को घटाया गया है। बैरन कैपिटल ने स्विगी के वैल्यूएशन तिमाही दर तिमाही करीब 34% बढ़ाकर 8.54 अरब डॉलर कर दिया है। वहीं पाइन लैब्स के वैल्यूएशन को 10% बढ़ाकर 4.92 अरब डॉलर किया गया है। दूसरी तरफ बायजूस के वैल्यूएशन को लगभग आधा कर दिया गया है। बैरन कैपिटल ने जून तिमाही के अंत तक बायजूस का वैल्यूएशन 44.6% घटाकर 11.7 अरब डॉलर कर दिया है, जो कि मार्च 2023 के अंत तक 21.2 अरब डॉलर थी। तीसरी खबर, फर्स्ट क्राई के फाउंडर सुपम माहेश्वरी के खिलाफ 5 करोड़ डॉलर की टैक्स चोरी के एक मामले की जांच की जा रही है। इनके साथ ही प्राइवेट इक्विटी फर्म क्रिस कैपिटल मैनेजमेंट और सुनील भारती मित्तल के फैमिली ऑफिस समेत कंपनी के 6 निवेशकों से भी इस पूरे मामले में जानकारी की मांग की गई है। चौथी खबर, क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म डुंजो ने फिर से एक बार कर्मचारियों को वेतन भुगतान अक्टूबर तक टालने की घोषणा की है। नई पूंजी जुटाने के लिए निवेशकों के साथ बातचीत आगे ना बढ़ पाने की वजह से कंपनी ने फैसला लिया है। डुंजो काफी समय से नकदी संकट का सामना कर रही है। कंपनी ने पहले 4 सितंबर तक सभी बकाया भुगतान करने की बात कही थी। डुंजो ने अब कहा है कि निवेशकों से नई पूंजी मिलने की जो उम्मीद थी वो पूरी नहीं हुई है, इसलिए अब बकाया वेतन का भुगतान अक्टूबर के पहले हफ्ते में किया जाएगा। तो ये था कॉर्पोरेट्स और स्टार्टअप से जुड़ा बीते कारोबारी हफ्ते का पूरा अपडेट। उम्मीद है आपको इस हफ्ते का शो अच्छा लगा होगा, जिससे आपको कॉर्पोरेट जगत का वीकली अपडेट मिल गया होगा। आपको इस शो में और क्या देखना है और क्या नहीं देखना है, नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय, अपना फीडबैक हमारे साथ जरूर शेयर करें। तो मिलते हैं आपसे अगले शनिवार की शाम को इसी समय कॉर्पोरेट्स और स्टार्टअप से जुड़ी नई खबरों के साथ, नए डेवलपमेंट्स के साथ। तब तक आप देखते रहिए मनी 9। नमस्कार, शुभ रात्रि।